नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो पॉलिटी की एक अगली क्लास। और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक अभी तक हमने जो पॉलिटी में पढ़ा है वो ये पढ़ा कि कौन कौन से संवैधानिक सुधारों के क्रम में कौन कौन से कानून आए, और हमने उन सारे चार्टर हो, चाहे वो परिषद अधिनियम हो, चाहे वो लास्ट में स्वतंत्रता अधिनियम हो, उन सबको हमने देखा। अब आज हम बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आखिरकार संविधान बना कैसे। तो उसके पीछे की सारी कहानी को पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। अब हम देखते हैं संविधान का निर्माण क्या हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो सबसे पहले देखोगे कि जब संविधान का निर्माण, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और जो संविधान था वो ब्रिटिश काल में ही बन गया हमारा। आज़ादी से पहले ही हमारी संविधान सभा गठित हो चुकी थी। संविधान फिर उसके बाद बना और फिर जो है लागू हुआ। 1950 में लागू हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 की डेट को लागू हुआ। तो बेसिकली संविधान सभा बनने की जो कहानी है वहीं से हमको देखना है कि संविधान सभा बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। इस नाम को आप याद रखिए, एम.एन. रॉय। इन्होंने सबसे पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी एक ज़रूरत है कि एक हमारे पास संविधान सभा हो और वो कानून, वो संविधान का निर्माण करे। ये कब इन्होंने कहा था? 1934 का वो वक्त था। तो 1934 में सबसे पहली बार किसने ने कहा था? एम.एन. रॉय ने कहा था। एम.एन. रॉय के बारे में अगर जाने तो ये जो वामपंथी दल थे उसी के नेता थे। तो ये एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। अब क्या हुआ, 1934 में इन्होंने ये एक बात कही और इसके बाद जो है अगले ही वर्ष यानी कि 1935 में क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1935 में इस बात की आधिकारिक तौर पर मांग करना शुरू किया कि हाँ, हमें एक संविधान सभा की ज़रूरत है। और उसने जो है आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की कि हमें जो है एक संविधान सभा की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, उस टाइम जो कुछ भी एक आधिकारिक कार्य के रूप में, एक आधिकारिक शक्ति जो एक हिसाब से कहें, जो हैसियत थी उसको प्राप्त, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त थी, क्योंकि एक बड़ा जनमानस जो है उसके ध्वज तले खड़ा हुआ था उस आज़ादी की मुहिम में। इसके बाद क्या हुआ कि 1935 में जब इस कांग्रेस ने मांग की कि जो है एक संविधान सभा की हमें ज़रूरत है सच में, तत्पश्चात 1938 का वो एक अधिवेशन देखोगे कांग्रेस का, 1934 में। 1938 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने उस भाषण में कहा, 1938 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी वो क्या होगी, वो वयस्क मताधिकार प्राप्त लोगों द्वारा चुने हुए सदस्यों से बनेगी, उससे निर्मित होगी। तो इसमें सबसे पहली बार एक लक्ष्य रखा गया था कि जो सदस्य चुने जाएंगे वो कौन चुनेगा उनको? वो वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। वयस्क मताधिकार। अब ये वयस्क मताधिकार क्या होता है? मतलब एक जो एलिजिबल, जैसे आज के टाइम पर 18 साल की उम्र में आपका वोटर आईडी बन जाता है, आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप जो है वोट डालने के जो है एलिजिबल हो जाते हैं वोट डालने की प्रक्रिया के लिए। तो ये वयस्क मताधिकार था। इसकी बात थी कि हर एक व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा और इसके बाद जो है उस वयस्क मताधिकार से जो लोग चुनकर आएंगे वही संविधान सभा में आएंगे। हमें पता है कि ऐसा हो नहीं पाया था, ऐसा कहा गया था, एक उम्मीद थी। इसके पश्चात क्या हुआ, 1938 का ये दौर, इसके पश्चात अगर आप देखोगे तो 1939 के दौर में क्या हुआ कि विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से 1945 तक वो चला। इसी बीच में 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अभी तक जैसे कि आप देखोगे अगर ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार के कानों पर बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही थी। क्या था कि 1937 का चुनाव जब हुआ था, 1937 का जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को अच्छा खासा प्रदर्शन मिला था। 5-6 जगहों पर सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। और इसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने पूरे जो है, जब मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम विश्व युद्ध में भारत भाग ले रहा है, मतलब बिना इन लोगों के पूछे, इन लोगों से बिना इजाज़त के, बिना भारतीयों की इजाज़त के जो है हमें जो है विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक डिसीजन लिया था उस वक्त, और उसने कहा कि ठीक है, आप हमारे जितने भी मेंबर हैं, हमारे चुने हुए लोग, वे सभी जो है विधानसभाओं का क्या कर दें, त्याग कर दें। तो उन्होंने विधानसभाओं को छोड़ दिया
और इसके बाद तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो है अगर हम भारतीयों को अपने मतलब अपने बातों में नहीं लेते हैं, अपने तरफ नहीं मिलाते हैं, तो ये विश्व युद्ध में हमारा जो है सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इसी क्रम में सबसे पहली बार जब ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार हुई कि हाँ ठीक है, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और जो है उन्होंने कहा था कि विश्व युद्ध के बाद हम संविधान सभा को बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा जो पहली एक सहमति जो प्रकट की ब्रिटिश सरकार ने, वो देखने को मिली अगस्त प्रस्तावों में। अगस्त प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था, और ये कब हुआ था? 1940 में उनके जरिए जो है एक अगस्त प्रस्ताव दिया गया, एक प्रस्ताव पेश किया गया तत्कालीन गवर्नर के वायसराय के जरिए। लेकिन क्या था कि इस बार बात बन नहीं पाई कुछ यहाँ पर, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव बस ये बात ही बात थी केवल कि हाँ हम करेंगे। कांग्रेस का कहना था कि करेंगे नहीं, करके दिखाइए। और इसी के क्रम में देखोगे कि ब्रिटिश सरकार ने एक दूसरा प्रयत्न फिर से किया, और वो किया 1942 में। 1942 आप सभी को पता होगा कि इस दौरान जो है क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन की एक गठन किया गया और वो भारत एक दल पहुंचा था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। और उनके साथ देखोगे तो और कई मेंबर थे, जिसमें एक जो है कैबिनेट का भी सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट का, ठीक है। तो ये भी मिशन आया और इसने कहा कि ठीक है, जब भारत में मतलब कि जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा आप हमारा सहयोग करिए, और जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम इस पर जो है एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये बात यहाँ पे मान ली गई होती, लेकिन हुआ क्या कि ये जब 1940 का जो दौर है, ठीक है, ये 1940 का दौर बहुत ही खतरनाक मोमेंट था भारत के लिए, क्योंकि इस वक्त क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग किसकी पार्टी थी? मुस्लिम लीग के जो एक स्वयंभू नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना की जो पार्टी थी, एक्चुअली इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी थी, ठीक है। जब इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी तो इसको एक ठोस मुद्दा चाहिए था जिससे कि ये अपनी लोकप्रियता को दोबारा से जनमानस में हासिल कर पाए। और इसने क्या किया कि इसने जो है अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ लेने के लिए, यानी मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ मिलाने के लिए इसने एक नया नारा दिया, और वो उस वक्त इनके सामने निकल करके आया, पाकिस्तान की बात इसमें आई। तो ये 1940 का ही दौर था जब पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, यहीं से उठना शुरू हुआ। तो इसको हम बाकी डिटेल में बहुत हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कब, क्यों, कैसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, क्या रीज़न था, है ना। ये सारी बातें हिस्ट्री का टर्म है, इसमें अभी हमें इतना जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मांग यहाँ पे शुरू हो रही थी। और इस वक्त से क्या हुआ कि जब 1942 का क्रिप्स मिशन आया तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि हम पाकिस्तान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये नहीं, मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने इस बात से डिनाई कर दिया था, इसमें कोई ऐसा क्या ले कि इसमें कोई ऐसी जो है बात नहीं कही गई थी इस मिशन के जरिए जो भी रिपोर्ट दी गई। तो फाइनली मुस्लिम लीग इससे जो है पल्ला झाड़ लिया अपना, और उसने कहा कि हम इसे नहीं मानते। तो मुस्लिम लीग ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और जब लीग ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस क्या करते अकेले, मतलब लीग अभी भी एक तरफ से एक समुदाय का पूरी तरह से वो प्रतिनिधित्व कर रही थी, कहने को चाहे कुछ भी कहिए आप, लेकिन वो एक था एक समुदाय का, दो बड़ी पार्टियों के रूप में, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तो दूसरी मुस्लिम लीग थी। अब क्या था कि दोनों पार्टियों में सामंजस्य नहीं बना, और इस वजह से क्रिप्स मिशन जो आपका फेल हो गया। जब आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो सरकार बड़ी चिंता में थी, और फिर फाइनली क्या हुआ कि धीरे धीरे देखोगे कि माहौल भारत में और भी बिगड़ने लगा। जब से पाकिस्तान की मांग, जब अलगाववाद शक्तियाँ तीव्र होने लगी, तो भारत में आप देखिएगा दिनों दिन जो है सत्ता को चलाना बहुत ही नामुमकिन हो रहा था ब्रिटिश सरकार के लिए। और अंततः ब्रिटिश सरकार ने एक फाइनल प्रयास किया, और वो प्रयास था 1946 का। क्या था वो? कैबिनेट मिशन था। तो कैबिनेट मिशन को इसमें भेजा गया 1946 में। अब इस कैबिनेट मिशन में जो है इसकी जो कुछ भी जो बातें कही गई कैबिनेट मिशन में, उसमें क्या था कि अंततः देखोगे तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, कुछ बातों को लेकर के दोनों में असहमतियां थी, लेकिन इसके बावजूद जो है इस कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने मान लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान बनाने की कोई बातचीत नहीं की गई थी, अलग पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग को क्या लगा कि अगर जो है कांग्रेस अभी संविधान सभा बना लेती है, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल था कि सभा तो बनेगी, तो अगर कांग्रेस को, इस मुस्लिम लीग को लगा कि अगर कांग्रेस अकेले ही बनाएगी तो फिर हमें तो जगह ही नहीं मिलेगी, फिर हम अपनी बात को भी नहीं रख पाएंगे, और हमें कोई इतना मतलब हल्के में सब लेने लगेंगे, और हमारी कोई बात का वजन नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। और अंततः जो है इसीलिए इसी चालाकी में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया कि ठीक है, हम सभा में रहते हुए जो है क्या करेंगे, हम पाकिस्तान की मांग करेंगे और सभा के किसी भी कार्य को होने नहीं देंगे, विरोध करते रहेंगे। और यही हुआ लास्ट में, आपको पता ही होगा
कि वो सभा बाद में जो एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना वो चल नहीं पाया था। फाइनल ये हुआ कि कैबिनेट मिशन कामयाब रहा एक हिसाब से आप देखें तो संविधान सभा गठन करने की घोषणा कर दी गई। अब देखोगे कि क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन जब आया तो उसकी तर्ज पर जो सीटों का बंटवारा किया गया था कि भारत में भाई अब चुनाव के एक प्रक्रिया होनी थी। जाहिर सी बात है कि जो चुने हुए लोग थे, इसमें कहा गया सीधे सीधे कैबिनेट मिशन में एक बात थी कि वयस्क मताधिकार वाली बात तो नकार दिया गया इसमें, और इसमें कहा गया कि जो आपके जो प्रतिनिधि हैं वही जो है संविधान सभा में अपने अपने समुदाय से व्यक्तियों को चुन करके भेजेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू समुदाय के हैं, अब हिंदुओं में कई सारे समुदाय थे, ठीक है, इसी तरह से मुस्लिम समुदाय से कोई एक भेजा जाएगा, सिख समुदाय से भेजा जाएगा, इसी में जनजातीय समुदाय से और भी अन्य जातियों से, ठीक है, उन सबको भेजने की बात थी। तो वो चुने हुए प्रतिनिधि में से ही चुन के भेजना था। अब देखिएगा कि जो सीटों का जो बंटवारा हुआ वो कैसा हुआ। टोटल जो कैबिनेट मिशन का जो भी आधार था उसके आधार पर जो बनाई गई टोटल 389 सीटें निर्धारित की गई। ये टोटल सीट थी, टोटल पूरे जो है ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों वगैरह सबको मिला करके जो सीटें डिफाइन की गई 389 सीट डिफाइन की गई। इस 389 में देखोगे तो दो भाग में बटी हुई थी सीटें, एक तो जो ब्रिटिश क्षेत्र में थी, जो ब्रिटिश आधिपत्य में थी, और दूसरे जो देखोगे वो कौन सी थी, देशी रियासतों वाली। इसमें जो ब्रिटिशर्स के पास थी देखोगे कि 296 सीट टोटल थी। अब इस 296 में दो एक जो है देखोगे 292 प्लस 4 कही जाती है। ये जो 4 सीटें ना 292 प्लस 4 थी। 292 तो सामान्य रूप से जो थी वो सीटें थी, बाकी जो 4 सीटें जो थी वो 4 जो आयुक्त थे, जो ऐसे लिखो कि आयुक्तों के जो है प्रांत थे उनसे 4 प्रतिनिधियों को चुनना था। 4 आयुक्तों के प्रांतों से थी, 4 आयुक्तों की सीट, 4 आयुक्तों के प्रांतों से सीटें थी, ठीक है। तो 292 प्लस 4 की थी। और इसमें देखोगे अगर देसी रियासतों की बात करोगे तो यहाँ पर जो टोटल सीट थी वो सीट आई 93 सीट आई। आपको सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 389 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सीट थी, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र की कुछ सीटें थी, कुछ सीटें देसी रियासतों की सीटें थी। 93 ये थी और 292 प्लस 4, इतना अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि चुनाव हुआ फाइनल। कब चुनाव हुआ? जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव होता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में चुनाव हो गया, जुलाई अगस्त के बीच में चुनाव हुआ। 1946 में चुनाव हो गया। अब इसका परिणाम देखोगे क्या रहा। चुनाव का जो परिणाम हुआ इसमें आप देखोगे कि 208 सीट जो थी वो मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। किसको मिली थी? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208 सीट। मुस्लिम लीग को अगर देखोगे तो मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? 73 सीट मिली। और अन्य जो थे अदर्स, अन्य जो छोटे दल थे उनको भी मिली थी कितनी सीट? 15 सीट उनको मिली थी, ठीक है। तो ये 15 और ये सारी सीटें हुई। अब क्या था, जब सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई संविधान सभा के निर्माण की, तो इसमें देखोगे कि क्या था कि जो देसी रियासतें थी इन्होंने मना कर दिया साहब कि हम जो है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, भाई आप लोगों को जो करना है करिए, हम इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने मना कर दिया तो ये सीटें, ज़्यादातर ये सीटें भर नहीं पाई। कुछ एक आध लोग आए, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं आए, लेकिन पूर्ण रूप से ये सीटें भर नहीं पाई। जो देसी रियासतों वाली कितनी सीटें थी? 93 सीट्स थी, लेकिन ये भर नहीं पाई, ठीक है। तो जो आए वो आए, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने इसको डिनाई कर दिया संविधान सभा में हिस्सा लेने से। अब देखिएगा कि फिलहाल ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके बाद भी संविधान सभा के पहली बैठक का आयोजन किया गया। और देखोगे जो पहली बैठक है वो कब हुई आपकी संविधान सभा की? 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। ये लिख लो कि पहली बैठक हुई। पहली बैठक का आयोजन हुआ। अब देखोगे कि जाहिर सी बात है, एक बैठक है, एक सभा है, तो उसका एक अध्यक्ष भी चुना जाना होगा। तो इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया और वो चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये जो अध्यक्ष चुने गए वो एक अस्थायी तौर पर चुन लिया गया था उनको, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब क्यों चुना गया? इसके पीछे का कहानी ये है कि जैसे देखोगे कि जो फ्रांस की संसद है, ये आया फ्रांस की जो संसद थी,
फ्रांस में आप देखोगे तो फ्रांस की जो संसद होती है उसमें जो सभापति फ्रांस में चुना जाता था, उसमें क्या होता था, जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता था सभा का, उसी को अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष पद से सुशोभित किया जाता था, उसी को अध्यक्ष पद अध्यक्ष चुन लिया जाता था। तो उसी के तौर पर ये जल्दबाजी की बात थी कि किसी न किसी को तो पहले अध्यक्षता करनी है, उसके बाद फिर फाइनल हम सेलेक्ट करेंगे कौन है। तो 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, अस्थायी तौर पर इस सभा का, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और इसके बाद आप देखोगे कि इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, एक और बैठक हुई और इस दिन प्रॉपर अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और चुने गए अध्यक्ष जो थे, तो अध्यक्ष किसको चुना गया, अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। और साथ ही देखोगे तो 2 उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे और कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी थे। ठीक है, अध्यक्ष जो चुना गया वो किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और साथ ही एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को क्या चुना गया, उनको चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया। तो एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष चुना गया। ये सारा काम हुआ 11 दिसंबर को। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब 9 दिसंबर की बैठक हुई, 9 दिसंबर की जब बैठक हो रही थी तो मुस्लिम लीग को भी, जो एक तरह से होना था कि वो भी चुने हुए लोग थे, उनको आना चाहिए था। तो इन मुस्लिम लीग ने क्या किया इस दौरान, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग जो है उसने जो है डिनाई कर दिया इस सभा में आने से, उसने मना कर दिया, उसने सभा का बहिष्कार किया। और वो देखोगे कि पूर्वी क्षेत्र जो है, नोआखली वगैरह जो पश्चिम बंगाल, वहाँ पे दंगे भड़काना शुरू किया। और एक नारा इन लोगों ने दिया पाकिस्तान को लेकर के कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। क्या नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मतलब आप पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम लड़ कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब था, एक धमकी भरा ये नारा था। ठीक है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ऐसा नारा दिया। अब आप देखोगे तो जब ये मुस्लिम लीग एक हिसाब से 73 सीटों के साथ ये पूरी बाहर ही थी, कोई नहीं आया इसमें। अब यहाँ पर जो पहले दिन जो बैठक में उपस्थित लोग थे उसमें देखोगे कि 211 लोग टोटल उपस्थित हुए थे पहले दिन की बैठक में। तो 208 तो आपके कांग्रेस के ही थे, बाकी जो छोटे बड़े दलों से जो आए होंगे 2-3 इधर उधर से, तो इसमें से जो उपस्थित कांग्रेस के अधिकतर थे और 1-2-4 इधर उधर से आ गए थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ये याद रखने की डेट है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फिर दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रॉपर अध्यक्ष का चुनाव उसमें हुआ और अध्यक्ष इनको चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे इस संविधान सभा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा काम हुआ, उधर वो अपना दंगा चल ही रहा है, मतलब पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग का जहाँ पर बहुमत था, जहाँ से उसको ज़्यादा सीटें मिली थी, उन सब में वो अपना चला रहे हैं जो चलाना था उनको। फाइनली क्या हुआ कि 13 दिसंबर का दिन आया, 2 दिन के बाद, 13 दिसंबर 1946 का ये वक्त। 13 दिसंबर 1946 का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन देखोगे तो क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने जो है उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, एक रिजोल्यूशन पेश किया और उसका नाम क्या था, वो जाना जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। क्या नाम है उसका, उद्देश्य प्रस्ताव। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, एक तो ये भी पूछ सकता है, तो पंडित नेहरू दे देगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन में। तो इसमें यही आपको जाना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या एक्चुअली आप देखोगे तो जो आज की आपकी प्रस्तावना है, कहा जाता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकल करके आज की प्रस्तावना बनी। अब उद्देश्य प्रस्ताव में जैसे बहुत सारी बातों में अगर देखें तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो थी उसमें यही था कि हम जो है, जो हमारी संविधान सभा है वो जो है, जो ये संविधान बना रही है, उसके जरिए जो भारत होगा एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न जो होगा गणराज्य होगा, ठीक है, जो अपनी पूरी तरह से शासन सत्ता के लिए खुद जिम्मेदार होगा और उसके पास खुद उतनी ताकत होगी, खुद सशक्त होगा। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये थी कि भारत कैसा होगा, ये बात कही गई थी कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। ठीक है, और अपने शासन चलाने के लिए समस्त शक्तियां उसमें निहित होंगी। पहली बात ये थी। ठीक है, तो अगर आपसे कभी आप डिबेट में ये पढ़िए कि भारत, वो वाली जो डिबेट अभी चली कुछ दिनों लीज वाली, तो उन सबको आप दरकिनार करिए। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड चीज़ों को पढ़िए और जो अलग अलग जगहों से ज्ञान की स्रोत हैं उनको जरा त्याग दीजिए, कुछ ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। तो भारत जो है
जिस दिन 15 अगस्त 1947 का जब अधिनियम पास हुआ, उसी दिन से भारत क्या था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, स्वतंत्र डोमिनियन बन गया था। उसके बाद भारत ने जो कुछ भी किया अपनी स्वेच्छा से किया, किसी के दबाव में आकर के नहीं किया। तो ये पहली बात तो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो इसमें पहली बात यही थी कि भारत जो होगा वो स्वतंत्र संप्रभु संपन्न जो होगा वो एक गणराज्य होगा, और समस्त शासन चलाने के लिए सारी शक्तियां उसमें निहित होंगी। पहली बात ये। दूसरी बात, जो आज की हम प्रस्तावना में देखते हैं जितनी भी बातें, कि जैसे कि एक भाईचारे की बात करते हैं, समानता की, स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, और उसमें हम बात करते हैं किस चीज़ की, अवसर की समानता की बात करते हैं, ये सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में निहित थी। इसी तरह से इसमें एक और बात थी कि पूरी तरह से, चाहे वो जल हो, चाहे थल सीमा हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, उन सभी का जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वो उसके लिए भारत जो है उसके लिए सशक्त होगा और वो अपनी सुरक्षा करेगा जहाँ भी उसका क्षेत्र होगा। ये सारी बातें इस प्रस्तावना में, उद्देश्य प्रस्ताव में निहित थी। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली पेश किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और देखोगे कि 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1946 को ये पारित हुआ। ठीक है, पारित हो गया, ये बिल पारित हो गई। तो 22 जनवरी 1946 को ये पारित हो गया था। अब यही जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, जब संविधान पूरी तरह से बन गया तो इसी का जो परिवर्धित रूप था, ठीक है, इसको जो है शार्ट किया गया और इसमें सारी चीज़ों को समेटा गया और एक शब्द सह रूप दिया गया, और वही आगे चल करके जोड़ा गया किसमें, प्रस्तावना बना। वही क्या कहलाया, प्रस्तावना के रूप में उसका जन्म हुआ। अब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जिसमें पूरी तरह से हम पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु, है ना, और गणराज्य बनाने की, फिर उसमें क्या क्या करेंगे, वो सारी बातें प्रस्तावना, अगला हम चैप्टर उसी को पढ़ेंगे। तो ये सारी बात, ये उसी यही आगे चल के प्रस्तावना बना। क्या बना प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही आपकी आगे चल करके प्रस्तावना बना। ठीक, अब यहाँ तक की जब बात हो गई, तो इसी दौरान अब क्या हो रहा है, 1946 का ही अभी ये वक्त चल रहा है। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि जो ये हमारी देसी रियासतें थी वो ज़्यादातर जो है इससे बाहर थी, संविधान सभा से। फाइनली माहौल बिगड़ता चला गया, और लास्ट में आपको पता है कि फिर आई माउंटबेटन की योजना आती है, 3 जून की, है ना, माउंटबेटन की योजना आई, और फिर जो है कहा गया कि हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत को जब आज़ाद करने की बात या सुगबुगाहट शुरू हुई, तब देसी रियासतों में एक हलचल हुई कि अब अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमारा स्टैंड क्या होगा, हम कहाँ जाएं। हालांकि उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि देसी रियासतें जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल तब जाकर के इनमें एक चेतना आई कि हाँ, भारत आज़ाद भी हो सकता है। जब इन्हें ऐसा लगा कि भारत आज़ाद होगा, तो फिर धीरे धीरे देसी रियासतों में आप देखोगे तो कई सारी देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होना शुरू करते हैं। संविधान सभा में अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजना उन्होंने शुरू किया, और फाइनली आप देखोगे कि जब आपका अधिनियम आ गया 15 अगस्त 1947 का जो था, 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, उसके बाद देखोगे कि जितने भी वो देसी रियासतें थी वो सब शामिल हो गए। केवल 3 बची थी जिनका विलय नहीं हो पाया था। इसमें एक थी जूनागढ़ थी आपकी, दूसरी आपकी देखोगे तो वो आपका था कश्मीर था, और तीसरी आपकी थी हैदराबाद। तो कौन कौन सी थी, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था और हैदराबाद। ये 3 ऐसी थी जिनका विलय नहीं हो पाया था, बाद में इसका विलय हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा अपना ले लिया था, आप वो शामिल हो गए थे। ठीक है, अब देखोगे कि हम ये सारी बातों जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो भारत का संविधान था वो बनने की अब प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। मतलब वापस लौटते हैं वहाँ से, और हमने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह पेश किए गए नेहरू ने, और इसके बाद देखोगे कि बहुत सारी समितियां जो हैं वो बनाई गई और वो समितियां काम कर रही थी। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखना कि कौन कौन सी समितियां थी जो उन्होंने काम किया इस संविधान के बनने में। तो इसमें आप देखोगे कि 2 हिस्से में आप बांट करके समितियों को देख सकते हैं। ठीक है, समितियों की जब बात करोगे ना तो बहुत सारी जो है छोटी समितियां बहुत सारी थी। ठीक है, छोटी समितियां, यहां पर कई सारी छोटी समितियां थी, और इसमें बड़ी समितियों में देखोगे जो, तो बड़ी समितियों में 8 बड़ी समितियां थी, और इन 8 बड़ी समितियों को अगर आपको पढ़ना है, याद करने की सुविधा की दृष्टि से मैं 4 नाम आपको बताऊं, तो उन 4 नामों के मतलब उन 4 लोगों के पास ये बड़ी समितियों के अध्यक्षता थी। एक तो आपके पास नाम है पंडित नेहरू का, दूसरा नाम आपके पास है सरदार पटेल का, तीसरा नाम आप याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर का, एक नाम आपका है डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 4 नाम। अब इन 4 लोगों के पास कौन कौन सी समितियां थी उसको अगर हम ध्यान से देखें तो पंडित नेहरू के पास देखोगे तो इनके पास 3 समितियां थी, और वो 3 समितियां कौन सी थी? एक थी इनके पास संघ शक्ति समिति। ठीक है, एक समिति ये थी संघ शक्ति समिति। दूसरी देखोगे तो संघीय संविधान समिति थी। कौन सी है? संघीय संविधान समिति। तीसरा देखोगे तो राज्यों से समझौतों के लिए समझी थी, एक थी राज्यों हेतु समिति थी, एक राज्यों हेतु समिति जो थी। बेसिकली जो ये समिति थी वो समझौते के लिए थी, राज्यों के साथ समझौता करने के लिए जो समिति थी वो किसके पास थी? पंडित नेहरू के पास थी। ठीक है, तो इन 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल की अगर बात करें, सरदार पटेल के पास 2 समितियां थी। एक तो इनके पास थी प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी जो इनकी थी समिति उसको अगर देखोगे तो एक तो थी मूल अधिकारों, ठीक है, अल्पसंख्यकों और जनजातीय या कह लो जनजातीय समुदायों के लिए जो है, समुदायों की जो देखोगे कि जो क्षेत्र थे उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे को लेकर के जो परामर्श करने थी उसके लिए एक समिति थी। तो ये 3 चीज आप याद रखिए कि मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय समुदायों। इसमें भी देखोगे ना जो ये समितियां हैं इनमें 5 उप समितियां थी। ठीक है, इसमें जो है 5 उप समितियां थी। एक तो मूल अधिकारों पर ही उप समिति थी, ठीक है, दूसरी देखोगे तो अल्पसंख्यकों पर एक उप समिति थी, और ये जो जनजातीय समुदाय है इसमें 3 अलग अलग समितियां थी। एक तो जो जनजातीय समुदाय की 3 समितियां हैं उसमें एक था कि जो असम, ठीक है, असम वाला जो क्षेत्र है उस असम वाले क्षेत्र के जो है कुछ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके जो है शेष के लिए जो है एक जनजातीय समिति थी। ठीक है, जनजाति वो उस क्षेत्र को छोड़ करके जो असम वाला क्षेत्र है उसके जनजातियों को छोड़ करके जो थी उसके लिए थी। दूसरा थी जो वो छोड़ा गया हिस्सा है उसके लिए भी एक समिति थी, तो वो दूसरी उप समिति थी। इसमें एक तीसरी समिति थी जो उत्तर पश्चिम का जो प्रांत है उसकी जनजातियों के लिए जो समिति थी। तो इसको आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 याद रखने की जरूरत है कि मूल अधिकारों के लिए जो समिति है और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति है, और इसके अध्यक्ष कौन थे उसको भी याद रखने की जरूरत है। जो मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी, उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, और जो अल्पसंख्यकों के लिए, तो जो अल्पसंख्यकों के लिए है इसके जो उप अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, जैसे देखो ये तीनों, ये सारा मामला था किसके पास? पटेल के पास। इसके अधीन 5 उप समितियां थी, और उन उप समितियों में एक अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, ये एक थे। फिर मूल अधिकारों वाली जब आप देखोगे, जो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष हैं उसमें आप देखोगे कौन थे, तो वो आपके थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी, तो इसके लिए थे जे.बी. कृपलानी और इसके लिए थे एच.सी. मुखर्जी। डिटेल लंबा हो रहा बहुत। ठीक है, तो इतना याद हो गया आपको कि मूल अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातीय समुदायों के लिए। ठीक है, इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे, और जो अल्पसंख्यकों के लिए थी वो एच.सी. मुखर्जी थे। इसके बाद अम्बेडकर पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पास एक समिति थी, और वो कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। और दूसरा राजेंद्र प्रसाद के पास देखोगे तो इनके पास भी 2 समितियां थी, और इसमें से एक जो समिति थी वो थी आपकी प्रक्रिया नियम समिति। दूसरी जो समिति है वो संचालन समिति थी। ठीक है, एक प्रक्रिया नियम समिति थी, एक समिति थी संचालन समिति। ये तो आपको याद रखने की जरूरत है। जो मोटी मोटा जो महत्वपूर्ण समितियां हैं इसमें से आपको, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी समिति थी वो याद रखने की जरूरत है आपको। फिर सरदार पटेल के पास कौन कौन सी थी, अंबेडकर के पास, राजेंद्र प्रसाद के पास, इन लोगों की समितियों को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद रखिए कि जो 8 बड़ी समितियां हैं वो 4 लोगों के पास थी। नेहरू के पास 3, सरदार के पास 2 समितियां थी, अंबेडकर के पास जो है उनके पास भी एक समिति थी, प्रारूप समिति। और सबसे ज़्यादा जो इन सारी समितियों में इंपॉर्टेंट है वो यही व्यक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी ये समिति जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? प्रारूप समिति। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, और इसी को हमको सबसे ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत है कि इसके अधीन अंदर कौन कौन लोग थे, क्योंकि यही वो समिति थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वही समिति थी प्रारूप समिति जिसने जो है
काफ़ी मशक्क़त की और कई सारे देशों के संविधानों का जो है खंगाला, और फिर फाइनली जो है संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और फिर उसको जो है पेश किया, जिससे आज हम भारत का संविधान कहते हैं। ठीक है, अब प्रारूप समिति को अच्छा देखने से पहले कुछ छोटी समितियां हैं जो इनको भी देख लेते हैं। कुछ छोटी समितियों में देखोगे, छोटी समितियों में जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। समितियां तो बहुत हैं इसमें। छोटी समितियों में सबसे पहले जो है एक देखोगे, जो आप देखोगे कि एक समिति थी जो ध्वज समिति थी, ध्वज हेतु तदर्थ समिति, ऐसे उसका नाम था। ध्वज के लिए जो समिति थी, या झंडा समिति भी इसको कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो ध्वज समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद देखोगे कि एक समिति जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि प्रांतीय भाषाई आयोग के लिए एक समिति थी, जो प्रांतीय भाषाई आयोग जो बनाया गया, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस के डार नाम था उनका। और ये जो देखोगे एस के डार जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये बाहर से आए थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे एस के डार। और इसमें इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं उसमें से देखोगे कि छोटी समितियों में हाँ, एक जो समिति देखोगे कि वो थी, क्या नाम है, प्रांतीय भाषाई आयोग हो गया। और एक देखोगे कि आपका वो याद रखिए सदन समिति एक थी, एक थी आपकी सदन समिति। तो सदन समिति देखोगे तो ये जो किसके पास थी? पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। किसके पास थी? इसी तरह से देखोगे तो एक समिति थी कार्य संचालन समिति थी, कार्य संचालन समिति, ये किसके पास थी? देखोगे तो ये जो कार्य संचालन समिति थी ये जीवी मावलंकर के पास थी। कार्य संचालन समिति जो है नहीं, कार्य संचालन समिति जो है के.एम. मुंशी के पास थी। किसके पास थी? ये के.एम. मुंशी के पास थी कार्य संचालन समिति। ठीक है, तो ये इतनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालयों पर भी एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, उसके लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जिसके थे एस वरदाचारी थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए थी वो समिति, एस वरदाचारी थे। और आप इन समितियों से और आगे अगर आप देखना चाहें एक आध समितियों को, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था, उसी तरह से एक और समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम करेंगे प्रांत आयोग की। एक समिति थी आपकी जो संविधान का जो प्रारूप बन रहा था, संविधान के प्रारूप की जांच हेतु समिति। ठीक है, जो संविधान का प्रारूप था उसकी जांच के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित नेहरू थे। तो इतनी सारी सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इसी तरह से महिलाओं में अगर देखें तो आपको लग रहा होगा किसी महिला का नाम नहीं आ रहा, तो एक उषा नाथ थी, उनका नाम आता है। जो प्रेस दीर्घा समिति थी उनका नाम उसमें आता है उषा नाथ क्या नाम? घोष, उषा नाथ सेन नाम था उनका, सॉरी। तो उषा नाथ सेन, हालांकि प्रेस दीर्घा की समिति ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके लिए आप इसको छोड़ दें। उषा नाथ सेन नाम था उनका, ये याद रखना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पूछता है वो ध्वज समिति बार बार पूछता है, प्रांतीय भाषाई आयोग के लिए भी पूछता है, और इसी तरह से कार्य संचालन समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये संविधान की जांच के लिए जो समिति थी वो प्रारूप की जांच के लिए। तो ये इतनी आपके काम चलाइए, इतने ही इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये तो छोटी बड़ी समितियों की बात होगी। इसमें बहुत सारी समितियाँ थी छोटी बड़ी, जैसे उसमें लेखन किसने किया, इन सब की भी लिए भी जो है उन सारी चीज़ों को भी समितियाँ तैयार की गई थी। बाद में हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे कि जो है संविधान के लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया और कौन किसने जो है उसको डिजाइनिंग किसने करी, ये सारी बात आगे आएगी। अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रारूप समिति, जो कि बहुत ही फेवरेट पॉइंट हो जाता है एग्जाम के लिए। प्रारूप समिति की जब बात करोगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। एक अध्यक्ष 6 सदस्य, टोटल कितने लोग थे? कुल देखोगे तो कुल 7 सदस्यीय थी। ये 7 सदस्य थी। कौन कौन से लोग थे इसमें, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कई बार आया हुआ है कि पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है इस प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे या शामिल थे, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिए कि एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक ये थे। दूसरे देखोगे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है,
एक ये हैं ही, 3 हो गए। फिर तीसरा इसमें देखोगे जो 6 सदस्य हैं उसमें देखोगे तो एक थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिर चौथा देखोगे तो ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, 4 हो गए, 2 बच रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो एक ये थे कि B.L. मित्र। अच्छा, इनको हटा करके पहले वो नाम लिखते हैं जो बाद में रह गए। तो B.L. मित्र की जगह कौन आए थे? B.L. मित्र की जगह देखोगे तो आपको इन्होंने इसमें जो जगह लिया था उनका नाम था T.K. माधवन। क्या नाम था उनका? T.K. माधवन मैं बोल रहा हूँ, N. माधवराव नाम था उनका। तो 5वें में देखोगे तो N. माधवराव। और बेसिकली ये पहले नहीं थे, इनके पहले थे इसमें B.L. मित्र थे। बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर इन्होंने जो है स्वास्थ्य कारणों से लेकर के इन्होंने जो स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा इनको देना पड़ा, और जब इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह पर शामिल किया गया B.N. माधवराव को। इसी तरह से एक आखिरी जो व्यक्ति थे वो जैसे इसी तरह से थे D.P. खेतान थे। 1948 का वक्त याद रखिए कि 1948 में D.P. खेतान की जब मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर यहाँ पे शामिल कर लिया गया T.T. कृष्णामाचारी को। अभी वहाँ पे जो आपने पीछे एक कृष्णामाचारी पढ़ा था वो नाम इसी तरह से मिलता जुलता था, वो V.T. कृष्णामाचारी थे, ये हैं T.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये लोग थे। तो ये 7 लोग, डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 6 सदस्य जो थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, N. माधवराव थे, T.T. कृष्णामाचारी थे। तो ये आपको खास तौर से याद रखने की जरूरत है। कई बार ये पूछा है कि B.L. मित्र की जगह किसने ली थी, तो ये आपको याद है कि N. माधवराव ने ली थी। इसी तरह से D.P. खेतान की जगह किसने ली थी? T.T. कृष्णामाचारी ने ली थी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ कि सारी बैठक वैठक हुई, कुल मिला जुला करके 141 बैठकें हुई थी। इस प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकें की थी। कुल कितनी बैठक की थी? 141 बैठकें प्रारूप समिति की हुई थी, जिसमें इन्हें 6 माह से कम समय लगा था। ठीक है, लगभग 6 माह या 6 माह से कम समय में इन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया। और कुल मिला जुला करके पहला प्रारूप देखोगे तो फरवरी 1948 में इन्होंने पेश किया। कब पेश किया? वो एक तरह से पब्लिश हुआ 1948 में पहला प्रारूप इसका आया। इसके बाद जो है भारतीय जनता के लिए इसको रख दिया गया कि आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं। और कुल मिला जुला करके, ठीक है, आप देखोगे कि 8 महीने का समय दिया गया था। और उस 8 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर में, फिर फरवरी से आप गिनेंगे 8 महीने कब आ जाएगा? अक्टूबर में, अक्टूबर 1948 में देखोगे तो इसका जो है दूसरा प्रारूप इसका पेश किया गया। फिर इसके बाद दूसरा प्रारूप उन सारे चीज़ों को शामिल करने के बाद, जो भी सुझाव आए थे उन सारी चीज़ों के बाद जितना हो सकता होगा उन्होंने शामिल किया। और फिर 1948 में दूसरा प्रारूप इसका पेश किया गया। अब क्या था? 4 नवंबर का वक्त आपको याद होना चाहिए। 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को सदन में यानी सभा में जो है, संविधान सभा में इस जो प्रारूप था उसको पेश किया गया। ठीक है, कब पेश किया गया? 4 नवंबर पहली बार पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को सभा के सम्मुख इसको पेश किया गया, रखा गया। और इस पर सामान्य रूप से बहस के लिए इसको रखा गया। 5 दिन इस पर बहस चली। कब तक? 9 नवंबर 1948 तक इस पर बहस हुई। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो 9 नवंबर 1948 तक इस पर एक सामान्य बहस चली, जिस पर क्या होता है, जो शुरुआती बहस होती है जब आप विधेयकों को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि पहले उसके टाइटल वगैरह पर, उसमें क्या क्या बातें हैं, इन सारी चीज़ों पर मोटी मोटा चर्चा एक होती है सामान्य बातों को जानने के लिए। इसके बाद इस पर फिर खंडशः यानी कि कह लो कि डिटेल्ड जो चर्चा हुई वो शुरू हुई। डिटेल्ड में फिर डिटेल्ड बहस शुरू हुई। ठीक है, तो जो डिटेल्ड में बहस शुरू हुई वो कब से शुरू हुई? आप देखोगे कि डिटेल्ड में इसकी बहस शुरू हुई 15 नवंबर 1948 से शुरू होती है। 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई और ये बहस कब तक चली? तकरीबन 17 नवंबर 1949 तक। कितने दिन की बहस चली? करीबन जो है देख लो 1 साल 2 दिन। और इसी बीच में, ठीक है, 14 नवंबर क्या होता है? बाल दिवस होता है। 14 नवंबर 1949 को जो है, ठीक है, 14 नवंबर 1949 को फाइनली इन सारी बहस चल रही थी। 2 दिन और बची थी, 3 दिन। और उसी दिन 14 नवंबर 1949 को देखोगे, ये डेट आपको याद रखने की बात है कि 14 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने जो है एक बिल पेश किया संविधान सभा के सम्मुख। और वो बिल क्या था?
द कॉन्स्टिट्यूशन तो एज सेटल्ड बाय द असेंबली ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये इस नाम से एक बिल पेश किया गया। कब पेश किया गया? 14 नवंबर 1949 को। फाइनली ये बिल पेश किया गया और फिर इस पर जो भी टाइम बहस हुई और फिर देखोगे कि ये बिल जो है 26 नवंबर, ये वही डेट है अब, 26 नवंबर 1949 को इस बिल को पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन को इस बिल को, ये बिल वही बिल था, उस संविधान के लिए ही बिल लाया गया था ये, कि उसे पास करने के लिए ये बिल लाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली, मतलब कि जो संविधान हमारी असेंबली के द्वारा सेटल्ड यानी तैयार किया गया है उसको हम पास करते हैं, ऐसा ये लिखा था इस बिल में। और फिर जो है 26 नवंबर 1949 को ये बिल पारित किया गया। देखोगे तो 26 नवंबर के दिन कुल कितने सदस्य थे? जो कितने सदस्य थे, जिसमें से उपस्थित सदस्य थे 284 सदस्य। ठीक है, आप देखोगे कि कुल टोटल जो सदस्य संख्या है 292-93 के आसपास, 292 शायद थी। ठीक है, और उसमें से 284 सदस्य ही 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और उन्हीं के हस्ताक्षर इस ऐतिहासिक क्षण में, उन्हीं के हस्ताक्षर उस ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी है उस पर मिलेंगे आपको। ठीक, ये हो गया फाइनल कि 284 जो है लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इस तरह से संविधान हमारा पास हो गया। कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हो गया, लेकिन हमारा संविधान हम पढ़ते हैं कि लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसको डिलीट कर दें। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके पीछे की क्या वजह थी? अब एक चीज उससे पहले आप ध्यान रखिए कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि संविधान के कुछ हिस्से जो ऐसे थे जो स्वतः ही लागू हो गए संविधान के पास होते ही। उनको आप देख लीजिए कौन कौन से थे, लेकिन पूरा संविधान नहीं लागू हुआ था। संविधान नहीं लागू हुआ, इसमें से कुछ हिस्से थे जो छोटे शीर्षक वाले हिस्से थे, जो चुनाव के लिए जरूरी थे, वो जो और अन्य जो है नागरिकता से संबंधित जो सवाल थे, जैसे 5, 6, 7, 8 है ना, और 9 भी शायद था, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से 60 था, 324 था, 366 था, 367 था, 379 था, 380 था, 388 था, 391, 392, 300, बस इतना ही था, 93 था, 393 भी था। ये इतने कुछ हैं जो छोटे शीर्षक वाले थे, जो नागरिकता वाले थे। ठीक है, और अन्य जो व्यवस्थाओं चुनाव वगैरह से संबंधित जो थे तदर्थ चुनाव के लिए, उन सब शीर्षकों को वो स्वतः ही लागू हो गए। ठीक है, कब लागू हो गए? 26 नवंबर को। ये स्वतः एक हिस्सा उसका स्वतः ही लागू हो गया, जिसको लागू करने के लिए किसी जरूरत नहीं थी, उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। फाइनली हमारा संविधान जो पूरी तरह से जो लागू हुआ, वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? पूरा संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे की रीजन क्या है? अब आपको याद होगा कि 1929 का जो वक्त था, कब का? 1929 का क्या था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसमें आप देखोगे कि लाहौर अधिवेशन में एक खास बात कही गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और फिर 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, उसी दिन जो है क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है 26 जनवरी की, आपको हमने पढ़ा होगा कि अर्धरात्रि में जैसे वो घंटा बजा और फिर पंडित नेहरू ने तिरंगा का, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और फिर क्या हुआ कि उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, उसका लक्ष्य रखा गया, वो सब सेटल्ड हो गया। ये सारी बात हम हिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी ये जो डेट आई है ना आपकी, ये वहीं से आई है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था इसी दिन, और इसी दिन पूर्ण स्वराज मानते हुए जो है हमने इस 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक, ये सारी बात हो गई। तो संविधान हमारा लागू हो गया है। बाकी आज के लिए मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है वैसे भी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बची हैं, जैसे कि किस तरह से संविधान में हिंदी भाषा उसका का क्या महत्व है, कैसे दिया गया, इन सारी बातों को। और जो छोटे मोटी बात है, जैसे कब हमने झंडा के लिए, मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, ध्वज को हमने कब अपनाया, ये सारी सन वगैरह छोटी मोटी बातें, 15-20 मिनट का मामला है, तो उसको हम नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो और कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अच्छा लगे तो मतलब। ठीक है, थैंक यू।